हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही है। उसका आज हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इससे जो पहले चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 6, उसमें आपने पढ़ा था कि किस किस तरीके से गुरु नानक जी जब आए थे, मीरा जब आई थी, कबीर के बारे में आपने पढ़ा था कि वो क्या क्या अपना तरीका लेकर आए थे, किस किस तरीके से जो डिवोशनल थी, मतलब जो पूजा पाठ थी वो आई थी। जैसे कि ये मुगलों का शासक या दिल्ली पे जो राज किया था इन शासकों ने, ये तो चल ही रहा था, साथ ही साथ में ये पूजा पाठ भी जो किस तरीके से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, ये सब अपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जो संस्कृति होती है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। जैसे कि आप बंगाल के बारे में पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा नृत्य करा जाता है, ये नृत्य किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कब ये ख़त्म हुआ। जैसे कि पता चलता है कि क्षेत्र के बारे में आप किस तरीके से पता करोगे, जब उसकी आप बोली पता करोगे। तो भाषा के बारे में आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कभी भी आप जब किसी भी लोक का वर्णन करते हैं या उसको आपको परिभाषित करना होता है तो आप किस तरीके से करते हैं? उसकी बोलचाल से करते हैं, उसकी बोली से आप पता लगाते हैं कि अगर सपोज़ करिए कोई महाराष्ट्र का कोई बंदा आया और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आप उससे पता लगाएंगे अच्छा ये यहाँ का है, क्योंकि ये अपनी क्षेत्र की बोली बोल रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ पर जो वो भाषा बोलते हैं वो तमिल है और उड़िया भाषा बोलते हैं, और वो तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है। अब इन सब क्षेत्र के कुछ अलग किस्म का भोजन भी होता है, ये अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, काव्य हो गए, नृत्य हो गए, संगीत, चित्रकला, ये सारी चीज़ें ही जो होती हैं ये सब अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से क्या होगा, हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं और वो समय के साथ साथ बदलती हैं, और देखा जाए तो वो आज भी बदल ही रही हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली हो गई, अलग अलग उनका वस्त्र पहनना है, उनका नृत्य है, उनका संगीत है, सब कुछ अलग होता है और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। तो ये संस्कृति वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मतलब बदलती भी रहती है और विकसित भी होती रहती है। ठीक है। अगर हम इस प्रक्रिया की तहत स्थानीय परंपराओं उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचार के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, कुछ विशेष क्षेत्र अपनी है और कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों के एक समान प्रतीत होती हैं। जब आप अलग अलग इन सबको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये रिवाज हमारे यहाँ पर भी होता है, ये रिवाज इनके यहाँ पर भी होता है। फिर आप देखेंगे अच्छा ये हमारे यहाँ पर रिवाज होता है, ये इनके यहाँ पर अलग तरीके से होता है। तो ये सब क्या होता है, कुछ चीज़ों में तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सिमिलैरिटी है, बट कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आएंगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम आगे जिस तरीके से इस चैप्टर में बढ़ेंगे, हम अलग अलग क्षेत्र के बारे में समझेंगे कि उस क्षेत्र में क्या क्या लैंग्वेज थी और किस तरीके से वो उन्होंने अपनी संस्कृति को बना के रखा है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चेर और मलयालम की भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास किस तरीके से हुआ था। ठीक है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था और जो मलयालम भाषा थी वो इसी इलाके में बोली जाती थी। ठीक है। अब मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में वस्तुतः अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से पहले उदाहरण में से एक है। मतलब ये जो चेर लोग थे ये संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया था। जैसे कि केरल का मंदिर हो गया, इसकी परंपरा जो थी वो युगों तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर ये आधारित है। और जो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, और ये क्या है, ये भी संस्कृत श्रेणी की ही है। अब इन्होंने ये जो इसका जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है उसको क्या कहा, मणि प्रवासलम शैली में लिखा गया है। अब ये मणि प्रवासलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग करने का संकेत है। मतलब यहाँ पर दो भाषा, एक तो संस्कृत हो गई और एक इनकी क्षेत्रीय भाषा हो गई मलयालम, ये दोनों ही
बोली जाती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अब इनकी धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथ संप्रदाय, आपने जगन्नाथपुरी के बारे में सुना होगा, चारों धामों में से एक इसको माना जाता है जगन्नाथपुरी। अब जिसकी रथ यात्रा भी बहुत फेमस है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं में विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जगन्नाथपुरी के बारे में बताया गया है। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, सबसे पहले कि बनवाया किसने था, 12वीं शती में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत बर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था, मतलब उन्होंने इसको बनवाया था। अब जैसे जैसे कि मंदिर तीर्थ स्थानों के उसमें आने लगा था, यात्री आने लगे थे, इसका महत्व बढ़ता जा रहा था, तो हर कोई, चाहे वो मराठा है, चाहे मुगल है, चाहे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सब क्या चाहते थे कि मंदिर पे हमारा राज्य हो जाए। क्यों कि अगर मंदिर पे हमारा नियंत्रण हो गया, अगर मंदिर पे हमारा राज्य हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की स्थानीय जनता है उसने हमारा शासन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये था। तो इसलिए हर कोई जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर अपना राज्य जमाना चाहता था। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर जगन्नाथपुरी का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। जैसे कि हमने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में अगर कोई रह रहा है तो हर कोई उसको राजपूत या राजपुताना ही कहेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर सब लोग जो रह रहे हैं वो राजपूत नहीं है। और ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा और भी बहुत लोग रहते हैं, और लेकिन वहाँ पर ये जो राजस्थान है वो राजपूतों की एक विशिष्ट संस्कृति है। मतलब इनका अगर देखा जाए तो इनका पहनावा हो गया, इनका खान पान हो गया, इनकी भाषा हो गई, इनकी बोली हो गई, सब कुछ एक अलग ही होता है। आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पढ़ा था कि ये इस तरीके के शासक थे, ये मतलब रण में मरना पसंद करते थे, लेकिन उसको पीठ दिखाना नहीं और झुकना पसंद नहीं करते थे। तो ये शूरवीरों की कहानी है जो कि काव्यों, गीतों, इन सब में आपको मिलती हैं। ठीक है, अब इनसे आशा की जाती है कि अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए कि जिस तरीके से पुराने टाइम में राजपूतों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, कभी वो झुके नहीं हैं, उस तरीके का इन्होंने क्या कहा है, कहानी में, नाटक में इन सब का वर्णन किया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका उन शूरवीरों का अनुकरण करें, उनके बारे में पढ़े, जाने कि वो कितने ज़्यादा प्रभावशाली थे और किस तरीके से वो अपने निर्णयों पर अडिग रहते थे, किस तरीके से वो युद्ध को जीतते थे। ठीक है, अब इन स्थितियों में स्वामी भक्ति, प्रेम, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का भी चित्रण होता है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर ये भी होता है कि जितनी भी शूरवीर पत्नियां पतियों की जन्म मरण दोनों में अनुसरण करती थी उनकी स्त्रियां, इसमें सती प्रथा भी है। यहाँ पर जो ये मैप में क्षेत्र में आपको बताया गया है, इसमें ये क्षेत्र दिखाए गए हैं जिनकी इस चैप्टर के बारे में बात करी गई है। जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान की अभी हम बात कर रहे हैं, उड़ीसा की अभी हमने बात करी थी, अभी हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इन केरल के बारे में हमने बात करी थी अभी, जैसे कि, तो यही है। ठीक है, अब वो सती प्रथा क्या थी कि शासक के मारे जाने पर, जैसे कि वो कोई राजपूत था और वो युद्ध में एक तरीके से शहीद हो गया, तो उनकी जो पत्नियां थी वो उनके साथ ही सती हो जाती थी, मतलब अपने आप को जिंदा उनके साथ ही जला लेती थी। ठीक है, ये भी कुछ कहानियों में ये पाया जाता है, उल्लेख इसका भी है, अपने जीवन का वो बलिदान कर देती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो नृत्य होता था। ठीक है, अभी तक हमने उनकी भाषा के बारे में बात करी, उनके रीति रिवाज के बारे में बात करी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हो रही है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। आपने देखो कथक नृत्य कितना फेमस है। ठीक है, तो ये कथक जो नृत्य है उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा हुआ है। एक कथक शब्द का अर्थ होता है कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। अब ये जो कथक शब्द हो गया, ये 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। ठीक है, और इस
नाटक का प्रयोग रासलीला में भी होने लगा था, जहाँ पर राधा कृष्ण की जितनी भी कहानियाँ थी उनको नाटक के रूप में दर्शाया जाता था, जिसको हम रासलीला कहा जाता था। अब ये क्या हुआ, मुगल जितने भी बादशाह होते थे वो अपने राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत करवाते थे, और जितने भी राजा होते थे, ये तो मुगल बादशाह हो गए, और जो राजस्थान वाले राजा होते थे वो भी अपने राज दरबारों में ये सारी चीज़ें नृत्य प्रस्तुत करवाते थे। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था, मतलब उन्होंने इसको एक प्रमुख कला के रूप में माना था। अब यह आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर से संस्थापित हो गया था। ठीक है, अब इसकी जो संस्कृति 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जब ये ब्रिटिश शासकों आए थे उस टाइम पे ये इनको अच्छी नहीं लगी थी। ये जो कथक जो चला आ रहा था इतने टाइम से, उन्होंने उसको नापसंद कर दिया, नकार दिया, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर ये बचा था। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई थी, मतलब देश के जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में इसे मान्यता मिल गई थी। अब जैसे कि ये 5 हैं इन्हें शास्त्रीय माना जाता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शास्त्रीय संगीत क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जिसमें एक वो होता है ना कि एक किसी तरीके से नियमों के अनुसार ही उसको प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम शास्त्रीय कहते हैं। हम किसी भी डांस फॉर्म को शास्त्रीय नहीं कह सकते। शास्त्रीय उसको कहा जाता है जो कि किसी एक प्रॉपर तरीके से नियमों के अनुसार उसको प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि कथक हो गया, ठीक है, वो शास्त्रीय माना जाता है। भरतनाट्यम हो गया, तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर में है। ठीक है, ये सिर्फ 6 ही है जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। कथक भी इसमें आता है। ठीक है, तो कथकली हो गया, केरल, ओडिसी, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में ये ज़रूर नोट करें कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है। अगर आपसे कुचिपुड़ी पूछा जाता है कि ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश का है। इसमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, अगर आपको आता है तो ही आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आती है लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या होते हैं? लघु चित्र जिनको हम आज की डेट में मिनिएचर्स बोलते हैं। किसी भी बड़े चित्र का अगर इतना बड़ा है, आपको कोई दे देता है कि जैसे कि आपने ड्राइंग में भी देखा होगा कि आपको इतना बड़ा कोई इमेज दे दिया और आपको इसको सिर्फ इतने में फिट करना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक लघु चित्र हो गया, मतलब ये इसका एक मिनिएचर हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। जल रंग कौन से हो गए? वाटर कलर्स हो गए। ठीक है, जो प्राचीन थे लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किया जाता था। सबसे पहले ये जो लघु चित्र थे कहाँ पर बनाए जाते थे? तालपत्र हो गए या लकड़ी की तख्ती, इस तरीके से लकड़ी की एक तख्ती होती थी, यहाँ पे पकड़ने का उसमें हैंडल होता था, तो ये यहाँ पर चित्रित किए जाते थे। ठीक है, अब पश्चिम भारत में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र होते थे जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को संचित बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल ने भी इनमें, अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां ने बहुत अच्छे कुशलकारों से ये बनवाए थे। लेकिन ये क्या होते थे, ये जो पांडुलिपियाँ चित्रित करी जाती थी ये हमेशा चटक रंगों में, डार्क कलर्स में करी जाती थी, जिसमें क्या क्या दृश्य होते थे? अकबर के दरबार के चित्र हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, शिकार के दृश्य हो गए, और सामाजिक जीवन के बहुत अलग अलग तरीके से चित्र इसमें करे जाते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि कुछ गिने चुने लोग बादशाह उनके घनिष्ठ जनों के द्वारा दिखाए जा सकते हैं। अब जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो ये जितने भी चित्रकार थे इन्होंने क्या किया, ये मुगल दरबार छोड़कर ऐसे क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए जो उभरते हुए थे। मैंने कहा था ना कि हर किसी का एक टाइम होता है, वो यहाँ पर पीक पर होता है, फिर उसका पतन होता है। तो ये जितने भी चित्रकार थे इन्हें पता चल गया कि अब तो इसका पतन होने वाला है, तो यहाँ से निकलकर उस जगह चले गए, उन राज्यों में चले गए जहाँ के राजा बहुत अब फेमस होने वाले थे, मतलब उनका टाइम आने वाला था। अब दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों, राजस्थान के राजपूती दरबारों को इन्होंने प्रभावित किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित भी रखा और उसका विकास भी किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर, मतलब ये कंटिन्यू थे, कहाँ पर चित्रित किए जाने लगे थे? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विशेष का चित्रण भी
बराबर जारी रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका है। अब ये क्या है, 7वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया था, जिसे बसोहली की शैली कहा जाता था। अब बसोहली, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बसोहली शैली कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से है, वो हिमाचल प्रदेश में है। यह सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रसमंजरी। पुस्तक का क्या नाम है, भानुदत्त की रसमंजरी, जो कि प्रस्तुत करी गई थी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप। जो मुगल कलाकार थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर वो चले गए थे। ठीक है, वहाँ उनको आश्रय मिल गया था और उनकी जो चित्रकारी थी वो उन्होंने वहाँ पर विकसित करी थी, जो कि कहाँ पर, कांगड़ा में भी उन्होंने ये चीज़ डाली थी। और इनका जो लघु चित्रकार था, इसमें उन्होंने मतलब क्या कलर्स यूज़ करे थे, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग इनकी एक विशेषता थी। यहाँ पर जो ये शैली हिमाचल में कांगड़ा में जो आई थी उसकी ये एक विशेषता रही थी। और यहाँ पर ये लोग क्या चित्रित करते थे, साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़े, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते रहते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये चीज़ें हो गई जो बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित भी रही थी। अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में, बंगाल की क्षेत्रीय भाषा का एक विकास। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि अलग अलग क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनमें जो बोली बोली जाती है उनके अनुसार ही उनकी भाषा निर्धारित करी जाती है, उसी से आप उनके क्षेत्र को पहचान पाते हैं। अब जैसे बंगाल में लोग हमेशा ही सोचते हैं बंगाली होगी तो बांग्ला ही बोलते थे, किंतु ये एक दिलचस्प बात थी कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। मतलब जो बंगाली लैंग्वेज है वो कहाँ से आई है, वो माना जाता है कि संस्कृत से आई है। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि जो बंगाल के लोग थे संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। अब अगर ये माना जाता है कि वो लोग संस्कृत से नहीं बोलते थे तो उनकी भाषा किस तरीके से आई। अब यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर उसका प्रभाव बढ़ गया होगा। उसके दौरान जो गुप्त वंशीय शासक थे उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था और वहाँ के ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और यहाँ की जो मध्य घाटी के भाषाई एवं सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए थे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो आए थे उन्होंने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो 8वीं शताब्दी थी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ था। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है कि 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया था तो उसे सूबा माना जाने लगा था। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, जब मुगल ने इसको जीत लिया था तो उसको सूबा माने जाने लगा था और उसकी जो भाषा थी वो वहाँ पर फारसी होने लगी थी, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा थी वो बंगाली के रूप में काफ़ी विकसित होने लगी थी। अब और ये जो भाषा थी साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पढ़ना आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो बंगाली का प्रारंभिक साहित्य था इसको दो श्रेणी में बांटा गया। जैसे कि 1 हो गया जिस श्रेणी में संस्कृत की श्रेणी थी और दूसरी उससे अलग थी। ठीक है, ये वाली तो हो गई आपकी संस्कृत और ये उससे अलग थी। ठीक है, अब पहली श्रेणी में क्या क्या था, अगर देखा जाए तो पहली श्रेणी में महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, ठीक है, जो कि शाब्दिक शुभ यानी मांगलिक काव्य जो हो गए, जो देवी देवताओं से संबंधित है, भक्ति साहित्य हो गए, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। अब अगर दूसरी श्रेणी की बात करी जाए तो उसमें मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ, गाथा गीत, ये सारी चीज़ें उसमें थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करी जाती है जो पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि
ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। और जो दूसरी टाइप की श्रेणी थी उसकी जो कृतियां थी वो क्या होती थी, वो मौखिक रूप से सुनी जाती थी और आगे वो ट्रांसफर करी जाती थी, मतलब किसी भी रिटन फॉर्म में वो नहीं थी। अब यहाँ पर हो गई, क्या हो गया, ये कहाँ पर, ये पूर्वी बंगाल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी जहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव काफ़ी कम था। अब बात करते हैं कि पीर और मंदिर। पीर का अर्थ क्या होता है, ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, पीर और मंदिर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था कि लोग जो काफ़ी संख्या में बड़े लोग थे वो पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को, मतलब इन्होंने क्या किया कि अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है ये कम उपजाऊ है, तो इन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र को छोड़कर ये आगे जाकर थोड़े थोड़े बसने शुरू हो गए। जैसे जैसे कि ये आगे चलते चले गए वो जंगलों को साफ करते गए और वहाँ पर अपनी धान की खेती करने लगे। उसके साथ ही क्या हुआ, ये स्थानीय मछुआ स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो कि अक्सर जनजातीय थे उनके समुदायों में मिल गए और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। ठीक है, अब क्या हो गया कि प्रारंभ में आकर जब लोग यहाँ पर बसने लगे तो इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था या आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हीं समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा माना जाता था कि नेताओं के पास ना बहुत अलौकिक शक्तियाँ हैं, इन्हें और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। क्या कहते थे, इन्हें पीर कहते थे। अब इसमें क्या हो गया, इस पीर की श्रेणी में संत और सूफी तथा अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेश, दैवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक की जीवात्माएं भी शामिल थी। अब इनकी जो पूजा होती थी वो पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई थी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वर्षों में मंदिर बनाने का दौर भी जोरों पर आया था और ये जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया था। मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर अगर 18वीं शताब्दी तक की बात करें तो वहाँ पर मंदिर काफ़ी अच्छे बनाने जाने लगे थे। 19वीं शताब्दी में जाकर ये यहाँ पर बंद हो गए थे। अब बंगाल में साधारण ईंटों, मिट्टी के गारे अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, कसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए थे। यहाँ पर जब वो यूरोप की कंपनियां आई थी, जो आप क्लास 8 में सारा पढ़ेंगे, तो उनको क्या गया, उनको अवसर मिले, लोगों को अवसर मिला काम करने का, पैसा मिलने लगा, तो फिर उनका फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया था। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। और ये जो देवी देवताओं के मंदिर थे वो इस तरीके से बनते थे जैसे गाँव में घर होते थे। ठीक है, अब इसमें किस तरीके की झोपड़ी वाले दो चाला किसको कहते थे, जो 2 छत वाले थे, और चौचाला 4 छत वाली होती थी। इसके कारण मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। अब ये जो अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छत वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छत दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर से अलग आकार की होती थी, बिंदु तक जाती थी। मतलब ये क्या हो गया कि जिस तरीके के गांव में घर बने होते थे 2 छत वाले, 4 छत वाले, उसी तरीके से इन्होंने मंदिरों का भी बनाया था। उनकी चित्रकारी कर दी, सजावट कर दी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही हो गई थी मंदिरों में। अब यहाँ पर मछली आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मछली भोजन के रूप में खाई जाती है, चावल के साथ मछली। अब ये किस तरीके से हुआ था, यहाँ पर जो नदी मैदान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली और धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भोजन के रूप में इसका प्रमुख स्थान है। मछली पकड़ना तो वहाँ का मेन धंधा है ही, और चावल उगाना, धान की खेती भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं, अभी कहते हैं भाई मछली तो वहाँ सभी लोग खाते हैं, तो ब्राह्मण खाते कि नहीं खाते। अब अगर ब्राह्मण का हिसाब देखा जाता है तो वहाँ पर ब्राह्मणों को समिश्र भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञ में बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध में ढील दे दी गई थी। मतलब जो बंगाली ब्राह्मण हैं उनको ये कहा गया है कि आप कुछ खास किस्म की मछली खा सकते हैं। मतलब उन्होंने ब्राह्मण जो है कि ब्राह्मण तो मांस मछली नहीं खाएंगे, लेकिन ये जो बंगाली ब्राह्मण है इनको ये कुछ अनुमति दी गई है कि आप कुछ तरीके की कुछ किस्म की मछली
खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 7। इसका सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 8, वो भी हम अपना अभी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। क्लास 7 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास 8th हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।